मोहब्बत, ये मोहब्बत है मेरी आपसे हमाद फैरोज। चोरी नहीं, बेइंतहा मोहब्बत है आपसे। शबनम ने अपने आंसुओं को सख्ती से साफ करते हुए हमाद की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। हमाद उसके जवाब पर दंग सा रह गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो शबनम? हमाद के लहजे में बेयकीनी के साथ साथ गुस्से की झलक भी नुमाया थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, आपको भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत है। मुझे तो इदराक हो चुका है इस मोहब्बत का, मगर आप अब तक ना पहचान सके, क्योंकि आपकी आंखों पर तो फारिया के नाम नहाद मोहब्बत की अंधी पट्टी बंधी हुई है। शबनम बेखौफ लहजे में उसके मुकाबिल खड़ी दू बदू जवाब दे रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुमने अपने दिलो दिमाग में इतने बेहुदा ख्यालात पाल रखे हैं। बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को तुमने आज अपनी इस प्रोगंदा सोच से नापाक कर डाला। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें अपनी बहन समझ कर चाहा, तुम्हारे लाड नखरे उठाए, तुम्हारी हर आरजू पूरी की, मगर तुम क्या निकली शबनम? अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। काश के तुम्हारी ये सोच मुझ पर आश्कार ना होती। कम अज कम तुम मेरी नजरों से तो ना गिरती। हमाद उसे मलामती निगाहों से देखते हुए शर्मिंदा करने लगा। अच्छा, तो मेरे दिल में पिनपते एहसासात घटिया हैं, और जो मोहब्बत आप फारिया से करते हैं वो तो बहुत आला व अरफा है ना? कितने दोगले हो गए हैं आप हमाद। मेरी मोहब्बत की बेतौकीरी करके आप कैसे फारिया की मोहब्बत का मान बढ़ सकते हैं? शबनम जिल्लत के एहसास से चूर तरप कर बोली। हमाद लब बींचे उसे देखता रह गया। मैंने जब से आंखें खोली हमेशा आपको अपने इर्द गिर्द पाया। सिर्फ आप थे जो हमेशा मेरे दुख सुख के साथी बनकर रहे। मैंने आपके अंदर अपना हर रिश्ता जिया। आप ही मेरा सब कुछ थे। फिर खुद ही बताइए कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं होगी तो फिर किससे होगी? मेरी आंखें आपके ख्वाब नहीं देखेंगी तो फिर किसके ख्वाब देखेंगी? वो कहते कहते अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। हमाद बेचारगी के आलम में उसे देखता चला गया। उस पल शबनम उसे एक मासूम सी बच्ची की तरह महसूस हुई। ये हकीकत ही तो थी। उसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ हमाद को ही तो सामने पाया है। उसकी दुनिया तो शुरू भी उससे होती थी और ख़त्म भी उसी पर। उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला वो वाहिद शख्स था, इसीलिए वो अपने सारे ख्वाब भी उसने उसी से जोड़ लिए थे। हमाद का दिल उसे यूं रोता देखकर पसीज गया। उसने धीरे से शबनम को दोनों बाजुओं से थामा और नरमी से कहने लगा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ शबनम। तुमने दरअसल कभी दुनिया देखी ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी महज अम्मा भी, बाबा जानी और मेरे इर्द गिर्द घूमती रही है। अम्मा भी ने तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी दूर की तो बाबा जानी ने बाप की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, एक भाई की सूरत। शबनम, क्या तुमने भाई के रिश्ते की हकीकत को जाना है? भाई बहनों के आगे एक मजबूत हसार की सूरत खड़े होते हैं। उन्हें हर मुश्किल परेशानी से ढाल बनकर बचाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक भाई की सूरत खड़ा रहा, और तुमने भी मुझे इसी रूप में जाना। मैं समझने से कासिर हूँ कि आज क्यों तुम्हारी सोच, तुम्हारे जज्बात बदल गए हैं। मेरे लिए आप मेरे भाई नहीं हैं आप मेरे भाई। आखिर समझते क्यों नहीं हैं आप? ये रिश्ता आपका खुद साख्ता बनाया हुआ है। अल्लाह ने हमें इस रिश्ते में ढाल कर नहीं उतारा। आपने ज़बरदस्ती बांध रखा है हमें इस रिश्ते से, और मैं इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ हमाद, और इस मोहब्बत से मैं किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगी। शबनम हमाद की आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ करने लगी। अपने मुंह जोर जज्बात के आगे वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे हमाद के चेहरे के बिगड़ते जाविये नजर आए, ना ही आंखों में दौड़ती सुर्खी।
वो अपनी धुन में कहती चली गई। मैं आपकी जिंदगी में फारिया को कभी भी दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं उसे दूर कर दूंगी आपसे। हमाद, आप पर, आपसे वाबस्ता हर शय पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी बात अभी मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि एक जोरदार तमांचे ने उसके कदम लड़खड़ा डाले। वो आंखों में नमी समोए बेयकीनी के आलम में हमाद को देखने लगी। हमाद की आंखों में दौड़ता गैज़ो गजब उसे खौफ में मुब्तला कर गया। तुमने आज हर हद पार कर डाली है शबनम। हमारे रिश्ते को तुमने आज एक झूठ बना डाला। किस कदर ढटाई से तुम मेरे सामने खड़ी मेरे जज्बात का तमस्खर उड़ा रही हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि ये बात अगर बाबा जानी और अम्मा भी तक पहुंची तो उन सब की नज़रों का सामना तुम कैसे करोगी? और फारिया को मुझसे दूर करने का तुमने सोचा भी कैसे? उसका दिल मेरे सीने में धड़कता है। उसकी मोहब्बत ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। उसे मुझसे जुदा करने का सोचा भी अगर तुमने शबनम, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमाद उसे गुस्से से तंबीहा करके वापस लौट गया। शबनम जैसे अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। हमाद का कहा गया एक एक लफ्ज उसके दिल पर बुर्ची की तरह लगा। वो तड़पती निगाहों से उसे खुद से दूर जाता देखती रह गई। अलबेले सपने शोक रंगों से सजे महकती कलियों की मानिद बहके जोरावर ऐसे के ख्वाबनाक आंखों को कहकशाओं तक ले जाएं। अलबेले सपने कच्चे धागों से बुने मकड़ी के जाल जैसे उलझे उलझे कमजोर ऐसे के एक आंसू निकले और सपने बह जाएं। अरसल, तुम उस लम्हे से आज तक खौफजदा हो। अगर आज तुम अपने इस खौफ से निकल नहीं पाए तो जिंदगी में कभी भी एतमाद के साथ जी नहीं पाओगे। अरसल, हिम्मत करो, मुझे बताओ कि फिर क्या हुआ था। मुझे तुमसे सच्चाई सुननी है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। अरसल, प्लीज अपने लिए मेरी मदद करो। मुझे बताओ वो सब कुछ जो उस रात तुम पर बीती है। अरसल के आंसू मारियाना के दिल को तड़पा गए। वो इन आंसुओं को नरमी से अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए उसे होले होले समझाने लगी। नहीं है मारियाना, ये इतना आसान हरगिज नहीं है आसान। बहादुर से बहादुर इंसान के लिए भी ये कहना आसान नहीं है कि उस रात उसने अपनी गुनाहगार आंखों के सामने अपनी माँ को बेआबरू होते देखा था। अरसल बेइख्तियार बुरी तरह चिल्ला कर कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी चीख में दर्द पिन्हा था। वो उस वक्त इंतहाई अजियतनाक मरहले से गुजर रहा था। उसका जिस्म होले होले कपकपाने लगा। अरसल, अरसल, प्लीज संभालो खुद को। मारियाना रंज में मुब्तला उसको सहारा देकर वापस बैठाने लगी। अरसल का जिस्म हनूज होले होले कपकपा रहा था। मारियाना फिक्रमंदी के आलम में उसके हाथों को सहलाने लगी। वो दरिंदा था मारियाना। उसने मेरी माँ को मेरी नजरों के सामने बुरी तरह बम्बोर डाला। जख्मों से चूर खान बाबा चीखते चलाते रह गए, मगर वो शैतान हमें बर्बाद कर गया। मारियाना, मुझे देखो, मैं वो बदबख्त डरपोक इंसान हूँ जो अपनी जन्नत को अपनी आंखों के सामने कायर की तरह लुटता देखता रहा, मगर कुछ ना कर सका। अरसल हिचकियाँ लेता बुरी तरह रो रहा था। उसके आंसू मारियाना को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। अरसल, खुद को इल्जाम ना दो, यूं खुद को अजियत ना दो। उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम एक छोटे बच्चे थे, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे। तुम भला किसी की भी हिफाजत कैसे कर सकते थे? मारियाना उसे समझाने लगी, मगर अरसल की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मारियाना क्या कह रही थी उसे कुछ परवाह न थी। वो एक खास कैफियत के जेरे असर कहता चला गया। वो शख्स अजब है जान में मुब्तला था। उसने मम्मा जानी को बड़ी बेदर्दी से नोच डाला। मेरी फरिश्ता सिफ्त माँ उस दरिंदे की हिवानगी की भीड़ चढ़ गई। खान बाबा ज्यादा खून बह जाने के बायस बेहोश हो चुके थे। वो शख्स मेरी माँ को गोलियों से छीलनी करके सड़क पर तड़पता छोड़कर कह के लगाता वापस चला गया। उसकी सफेद गाड़ी, उसका हुलिया, उसके वहशी कह के मैं आज तक भुला ना सका। मारियाना, तुमने उसके कह के सुने थे अरसल?
तुम तो गाड़ी में थे और गाड़ी के शीशे भी बंद थे। मारियाना झरझरी लेते हुए बोली। मम्मा जानी को इस हाल में देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने गाड़ी के शीशे उतार दिए थे। वो शैतानी कह के बआसानी सुन सकता था। अरसल थके थके लहजे में बोला। फिर फिर क्या हुआ अरसल? मारियाना ने उसके निढाल अंदाज को देखते हुए आहिस्तगी से सवाल किया। उसके जाने के बाद मैं डरते डरते गाड़ी से उतरा। मेरी टांगें कपकपा रही थी। मारियाना जो दर्दनाक मनाजर मेरी आंखें देख चुकी थी, उनसे अगर लहू आंसुओं की सूरत रवा ना होता तो और क्या होता। मैं जैसे पुलसरात पर गामजन था। मेरे कदम मम्मा जानी के लहू लहू वजूद की जानिब बढ़ते हुए जख्मी हुए जा रहे थे। मैं किस तरह मम्मा जानी तक पहुंचा, ये मेरा दिल ही जानता था। अरसल की आवाज़ में तारी कपकपाहट मारियाना को भी बेकरारी में मुब्तला कर गई। अरसल, तुम्हारी मम्मा जानी वो जिंदा थी? ये एक सवाल मारियाना को पहाड़ जैसा वजनी लग रहा था। बहुत मुश्किल से वो ये सवाल कर पाई। मैं उनके करीब पहुंचा तो मेरा दिल रुकने लगा। मैं वो बदनसीब बेटा हूँ मारियाना, जिसने अपनी माँ को इंतहाई नाजेबा हाल में देखा। मेरी मम्मा जानी, जिनके सर से कभी दुपट्टा तक नहीं सिरकता था, चेहरे की पाकीज़गी नूर बनकर चमकती थी, जो बेसहारों का सहारा बनती थी, जो नादार लड़कियों का आंचल हुआ करती थी। मेरी वो नेक रूह माँ इंतहाई बेबसी के आलम में बेयारो मददगार सड़क पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। इस हाल में मैं अपनी माँ को देखकर मैं शदीद कुर्ब में मुब्तला था। उनका दुपट्टा एक तरफ कोने में पड़ा था। मैं भागकर वो दुपट्टा लाया, उनका तन ढांपने लगा। मेरी लम्स, मेरी खुशबू को करीब पाकर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनकी सांसें उखड़ रही थी, मगर उनकी आंखों से आंसू रवां थे। वो बामुश्किल मुझे मजीद करीब होने का इशारा कर पाई। मैं रोता हुआ उनके सीने से जा लगा। मम्मा जानी, मम्मा जानी, मैं उन्हें पुकार रहा था। अरसल, मेरी जान, मेरे बच्चे। उनकी सांसें उखड़ रही थी, मगर फिर भी वो मुझे अपनी आगोश में भरकर चूम रही थी। मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। जिनसे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, उनके बिना सांस लेना भी दुश्वार हो जाए और वो अचानक एक ऐसे लम्हे की गिरफ्त में आ जाए जिसका अंजाम जुदाई हो, और जुदाई भी जो दायमी हो, वो लम्हा जानलेवा होता है। मैं उस पल अपनी जिंदगी का सबसे खटन इंतहाई दर्दनाक लम्हा जी रहा था। वो कहते कहते अचानक चुप सा हो गया। मारियाना खामोश मुंतजिर निगाहों से उसकी जानिब देखती रही। वो अपने दिल का हाल बयान कर रहा था और वो उसके दिल की हर बात आज सुन लेना चाहती थी। मम्मा जानी, उठे, चलें यहाँ से, मेरे साथ चलें। उठे मम्मा जानी। मैं उन्हें सहारा देकर उठाने की सही कर रहा था, मगर मम्मा जानी जैसे हिम्मत हार चुकी थी। उनकी सांसों की रफ्तार मध्यम होती जा रही थी। उन्होंने अपने लहू से रंगे हाथों से कपकपाते हुए मेरा हाथ थामा। उनकी सांस उखड़ने लगी थी, मगर वो मेरा चेहरा तकते हुए मुझसे बात कर रही थी। अरसल, मेरे बेटे, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इसका जिक्र कभी अपने छोटे भाई से ना करना। उसे कभी ये पता ना चले कि उसकी माँ ने बेहुरमती सही थी। मेरी माँ रोते हुए मुझसे अपनी आरज़ू बयान कर रही थी। उनकी आंखों में दर्द ही दर्द था। मैं इतना बुरा नहीं था मारियाना के बेहुरमती का मतलब जानता, मगर जो गैर इंसानी सलूक मैंने इस हैवान को अपनी माँ के साथ करते देखा, तब समझ आया हुर्मत कितनी कीमती शय है। उसके छिन जाने पर मेरी माँ अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रही। ना जाने क्यों मम्मा जानी को अपना वजूद मेरे सामने मुजरिम लगने लगा था। मेरी मम्मा तो फरिश्ते जैसी पाक थी, गलाजत तो इस गलीज इंसान के जिस्म से टपकती थी। फिर मेरी मम्मा जानी क्यों शर्मिंदा थी? मारियाना। अरसल की भीगी आंखें मारियाना के खामोश चेहरे पर ठहर गई। मारियाना बेबसी से उसे देख कर रह गई। मैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा मम्मा जानी, किसी को भी नहीं। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, आपका बेटा अरसल। मैंने मम्मा के आंसुओं को साफ करके उनकी पेशानी पर बुसा देते हुए कहा। मेरी जान, मेरे बेटे, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। ये जगह किसी सूरत भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरसल, जाओ, कोई टेलीफोन बूथ तलाश करो और अपने और नानी के घर इतला दो।
मम्मा जानी अटक अटक कर बामुश्किल कह पा रही थी। उन्होंने मुझे कभी घर से अकेले बाहर नहीं भेजा, मगर उस रात कयामत बर्पा हुई थी हमारी जिंदगियों में। उस दिन तो कुछ भी हो सकता था, मगर मैं मम्मा जानी को इस सूरत हाल में अकेला छोड़कर भला कैसे जा सकता था। मारियाना, नहीं मम्मा जानी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास रहूंगा हमेशा। मैं ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा, मेरी जान, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरे लिए, खान बाबा के लिए, और सबसे बढ़कर अपनी बका के लिए। तुम्हें हिम्मत करनी होगी अरसल, तुम्हें जाना होगा। मम्मा जाने की आंखों से आंसू रवां थे। बेबसी क्या होती है, कैसी होती है, मैं पहली मर्तबा इस एहसास से रोशनास हुआ था। मम्मा, मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं आपको यहाँ इस हाल में। मैं हिम्मत हार कर रोने लगा। तुम बहादुर बनो बेटा, मेरी फिक्र ना करो, जाओ किसी भी तरह अपने और नानी के घर इतला करो। मेरा वक्त तो पूरा हो चुका, मगर तुम्हें जीना है, अपने भाई के लिए, बाबा जानी के लिए, उन सब का ख्याल रखना है। और अरसल, शबनम को कभी खुद से अलग मत समझना। मम्मा बहुत मुश्किल से अपनी बात मुझ तक पहुंचा रही थी। उनकी बात सुनकर मुझे अचानक खान बाबा का ख्याल आया। मैंने बेइख्तियार उन्हें पलट कर देखा। उनका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। जिंदगी उनके अंदर मध्यम सी सही मगर सांस ले रही थी। खान बाबा ने हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उनका ये एहसान अपनी आखिरी सांस तक याद रखना। शबनम की जिंदगी खतरे में है, ख्याल रखना। मम्मा जानी इतना कहकर खामोश हो गई। उनका जिस्म बेदम होने लगा। मम्मा जानी, मम्मा जानी, मैंने उन्हें जोर जोर से आवाजें देकर उठाना चाहा, मगर उनका जिस्म हिम्मत हार चुका था। वो निढाल से अंदाज में मुझे देखती चली गई। कौन से एहसास थे जो इस वक्त उनकी आंखों से नहीं झलक रहे थे। हसरत जाग रही थी उनकी आंखों में। काश कातिबे तकदीर ने उनकी जिंदगी की किताब से इस अंधेरी रात का किस्सा निकाल दिया होता। शिकवा पन्हा था उनकी सिप जैसी आंखों में। जिंदगी का ऐसा अजियतनाक इख्तिताम सांसें भले छीन लेता वो शख्स, मगर आबरू वो तो सलामती रहती। और हर एहसास पर हावी थी मोहब्बत, उनकी ममता, जो तरफ बनकर उनकी आंखों में झलमला रही थी। इस जां गुसल लम्हे में मेरी फिक्र उनकी रूह को अब्दी सफर पर गामजन होने से रोक रही थी, मगर मैं उन्हें खो देने के खौफ के जेरे असर उनसे किसी सूरत भी दूर होने को तैयार ना था। मैं कहीं नहीं जाता अगर उनकी सांस रुकने ना लग जाती। वो सख्त बरहमी की हालत में घर से बाहर निकला था। फारिया ने कितनी बार उसे शबनम के हवाले से खबरदार किया था, मगर वो उसकी बातों को उसकी जलन से ताबीर करता रहा, उसकी मोहब्बत की शिद्दत से महफूज होता रहा, शबनम की हर बात को उसकी मासूमियत से ताबीर करता रहा। मगर आज शबनम के इजहार मोहब्बत ने उसे बुरी तरह चौंका डाला था। वो सोच भी नहीं सकता था कि शबनम के दिल में इस नोयत के जज्बात पिनप रहे हैं। उसने तो भूले से भी शबनम की जानिब ऐसी किसी नज़र से नहीं देखा जो उसके दिल में मोहब्बत के नन्हे मुन्ने बीज को बोना शुरू कर दे। फिर क्या हुआ था जो शबनम यूं हर हद पार कर गई। वो उन्हीं सोचों में गलता तवील सड़क पर चलता गया। ये शबनम किन चक्रों में पड़ गई है? उसकी इन नादानियों की किस तरह इस्लाह की जाए? मैं कैसे उसे समझाऊं कि मेरी नज़र में उसकी इन फजूल बातों की कोई वक़्त नहीं। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन समझा और वो हमेशा इसी रिश्ते से अजीज रहेगी मेरे लिए। ये बात शबनम को कैसे समझाऊं? चलते चलते वो सड़क किनारे ऐस्तदा बेंच पर सर पकड़ पर बैठ गया। शबनम की बातों ने, उसके रवैये ने हमाद को बुरी तरह उलझा दिया था। फारिया अगर ये सब कुछ जान जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो तो मुझसे बेहद नाराज हो जाएगी। बातचीत तो पहले ही बंद कर चुकी है वो। शबनम के एहसासातों ख्यालात जानने के बाद तो वो उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और शबनम, वो कितनी नफरत पाल बैठी है अपने दिल में फारिया के लिए। उफ मेरे खुदा, ये मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। वो बेचारगी के आलम में सर उठाकर आसमान की जानिब देखने लगा। उसी सानिये फारिया की कॉल की आमद से उसका मोबाइल गुनगुना उठा। वो खामोशी से मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाते हुए फारिया के नंबर को देखे गया।
उस वक्त फारिया से बात करना ठीक नहीं। वो शबनम से मुतल्लक 10 सवाल करेगी और मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिससे मैं उसे मुत्तमिन कर सकूं। वैसे भी गुस्से की हालत में वो किसी की नहीं सुनती। उसने पुरसोच अंदाज में मोबाइल की जानिब देखते हुए फैसला किया। दफ्तन मोबाइल एक बार फिर बज उठा। फारिया मतवातर उसे कॉल कर रही थी। उसने थके थके से अंदाज में मोबाइल बंद कर डाला। मैं आपकी जिंदगी में फारिया को कभी भी दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं उसे दूर कर दूंगी आपसे हमाद। आप पर आपसे वाबस्ता हर शय पर सिर्फ मेरा हक है। शबनम के लफ्जों में छुपी ललकार की बाज़गश्त एक बार फिर उसकी समातों में गूंजने लगी। वो सर झटक कर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ हमाद, और इस मोहब्बत से मैं किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगी। शबनम की तरफ से किया गया मोहब्बत का इजहार हमाद के दिल को बेकुल किए दे रहा था। उसने गुस्से से नजदीक पड़े पत्थर को एक जोरदार ठोकर मारी। वो पत्थर उसके गुस्से की ताब ना लाते हुए लड़खता हुआ दूर जा गिरा। उफ मेरे खुदा, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस घर की राह पर थके थके से अंदाज में गमजन हो गया। बाबा जानी भी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या मुझे उनसे ये सब कुछ शेयर करना चाहिए? शबनम के बदलते हुए ख्यालात, उसकी बागियाना सोच के हवाले से बाबा जानी का बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। अकल ने उसे राह सुझाई थी। वो मुतमिन सा घर की राह तेज तेज कदम उठाता भरने लगा। घर के सामने पहुंचकर उसे यकदम घर में अरसल की गैर मौजूदगी का ख्याल आया तो उसके कदम खुद ब खुद मारियाना के घर की तरफ बढ़ने लगे। मैं सिर्फ मम्मा जाने की खातिर उनसे दूर हुआ। अनजान अंधेरे रास्ते पर भटकता चला गया, दौड़ता चला गया। मारियाना वहां दूर दूर तक कोई ना था। कोई दुकान खुली थी, ना कोई राहगीर मदद की खातिर मिला। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। न ढाल सा सुनसान रास्ते पर ढह गया। हू का आलम था। झिंगर की सदाएं सन्नाटे में गूंज रही थी। इस सन्नाटे में एक और आवाज थी जो मेरी समातों में शोर कर रही थी। अरसल कहते कहते खामोश हो गया। वो आवाजें कैसी थी अरसल? मारियाना ने फौरन सवाल दागा। मेरे दिल की बेतरतीब धड़कनों की आवाज। वो मेरे दिल की धड़कनें थी जो मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मुझे डर रहा था कि ये रुक जाएंगी। अगर मैं मम्मा जानी तक मदद लेकर नहीं पहुंचा तो मेरा दिल बंद, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। मम्मा जानी की फिक्र ने मेरे बेहाल वजूद को फिर से खड़ा कर डाला। मैं एक बार फिर से अंधाधुंध दौड़ने लगा। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। थकन से चूर आंखें बंद होने लगी, मगर बंद होने से कबल रोशनी का एक तेज झुमाका मेरी आंखों को चुंधिया गया। मैं नढाल सा सड़क पर ढह गया। अरसल, तुम बेहोश हो गए? फिर मम्मा जानी और खान बाबा? मारियाना बेताबी से पूछने लगी। मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं बस थक कर गिर गया था। और वो रोशनी का झमाका, वो क्या था? मारियाना को तजस्सुस ने आ घेरा। उस अंधेरी रात ने हमें जहां एक शैतान के चुंगल में जा फंसाया था, वहीं वो रात मुझ पर मेहरबान भी हुई थी। बाबा के दोस्त डॉक्टर महमूद किसी फरिश्ते की सूरत वहां आ पहुंचे। दरअसल उनका घर उसी रास्ते पर वाक़िया था। वो मुझे यूं सड़क पर गिरता देखकर अपनी गाड़ी रोककर फौरन मेरी जानिब बढ़े। अरसल बेटा, तुम यहाँ अकेले इस हाल में कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो मुझे इस हाल में देखकर परेशानी से बोले, मगर मैं इस कदर वहशत ज़दा था कि कुछ भी बोल नहीं पाया। खौफ की वजह से मैं उनसे चिमट कर रोने लगा। बेटा, क्या बात है? इतने खौफजदा क्यों हो? किससे डर कर यूं भाग रहे हो? तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो? महमूद अंकल ने मेरी दिगरगू हालत देखकर सहारा देकर उठाया और फिक्रमंदी से रात में यूं तन्हा भागने की वजह दरियाफ्त करने लगे। वो मेरी मम्मा जानी, मेरे खान बाबा। मुसलसल भागने की वजह से मेरी सांस फूल रही थी। मैं बामुश्किल उन्हें बता पाया। मेरी जुबानी सारा किस्सा जानकर वो फौरन मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर उस जगह पहुंचे जहां मम्मा जानी और खान बाबा के साथ हादसा पेश आया था। गाड़ी से उतरते ही मम्मा जानी की जानिब भागा। उनकी आंखें खुली थी। मैं जिस राह पर चला था उनकी निगाहें उसी राह पर टिकी थी और मेरी राह तकते तकते बेदम हो चुकी थी।
मम्मा जानी, देखिए मैं आपके पास वापस लौट आया और महमूद अंकल मेरे साथ आए हैं हमारी मदद के लिए। मम्मा जानी, आप उठें तो सही। मैं तेजी से भागकर उनसे जा लिपटा, मगर वो फिर भी इस राह को तकती रही। मारियाना, अरसल का लहजा भीगने लगा। मारियाना की आंखों से नमी झलकने लगी। मम्मा जानी, मेरी तरफ देखिए। मम्मा जानी, मैं उनका चेहरा अपने नन्हे हाथों में लेकर चीखते हुए कह रहा था। वो बस उस रास्ते को देखती रही जिस पर मैं चला था, यकटक, बेसुध, बिना सांस भरे। बेटा, हिम्मत करो, मुझे देखने दो। महमूद अंकल मेरे कंधे थपथपाते हुए मम्मा जानी की सांसें चेक करने लगे। मैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। मुझे यकीन था कि अंकल मुझे खुशखबरी सुनाएंगे, मगर मारियाना वो मम्मा जानी की खुली आंखों को बंद करने लगे। मैंने नासमझी के आलम में उनसे पूछा, महमूद अंकल, आपने मेरी मम्मा जानी की आंखें क्यों बंद की? वो मेरा इंतजार कर रही थी, वो मुझे अब देखेंगी कैसे? मेरे सवाल पर वो मुझे कुछ देर तक उदासी से देखते रहे, फिर होले से बोले, बेटा, मर जाने वाले जीने वालों का इंतजार नहीं किया करते। तुम्हारी माँ की रूह अपने रब की जानिब प्रवास कर चुकी है, वो अब किसी की भी मुंतजिर नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो मुझसे बेहद प्यार करती हैं, वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उनकी बात सुनकर हत्थे से अकड़ गया था। मेरे नन्हे ज़हन में मम्मा जानी की जुदाई जैसे कोई भी बात समाना मुमकिनात में से था। मैं मम्मा जानी से लिपट कर बेतहाशा रो रहा था। मम्मा जानी, उठ जाएं। मम्मा जानी, प्लीज़ मम्मा जानी। इस अंधेरी शफ़ाक़ रात में मेरी चीखों पुकार आसमान के सीने को चीर रही थी। मैं मम्मा जानी को पुकारते पुकारते बेहाल हो गया, मगर मम्मा जानी नहीं उठी। अंकल मेरी हालत बिगड़ती देखकर परेशानी के आलम में मुझे संभालने लगे, मगर मम्मा जानी बेपरवाह सी आंखें मूंदे सोई रही। वो नहीं उठी और ये बात मेरे लिए जा गुसल थी। मैं पूरी कुव्वत से मम्मा को झंझोड़ता हुआ चिल्ला उठा, मम्मा जानी। तब ही अचानक खान बाबा के कराहने की सदा बुलंद हुई। मैं तड़पते दिल से उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। खून में डूबा उनका जिस्म होले होले लर्ज रहा था। दरवाजा खुला हुआ था और ये कोई इतनी बड़ी बात भी ना थी। सान सबा सतियान में अमन और सुकून का आलम ही कुछ ऐसा था कि लोग अमूमन आते जाते वक्ती तौर पर घरों के दरवाजे खुले छोड़ जाया करते थे। हमाद भी घर के अंदर दाखिल हो गया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए पहले उसने लाउंज फिर किचन का रुख किया, मगर दोनों जगह इन दोनों को गैर मौजूद पाकर वो बलाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बलाई मंजिल में पहुंचते ही उसे इन दोनों की बातों की आवाजें आने लगी। यकीनन वो दोनों बालकोनी में खड़े बातें कर रहे थे। हमाद छोटे छोटे कदम उठाता बालकोनी की जानिब बढ़ने लगा। तभी अरसल की आवाज ने उसे बुरी तरह चौंका डाला। उसने कदम रोककर अपनी कुव्वत समात इन दोनों की गुफ्तगू की जानिब मबजूल कर डाली। मैंने उस रात मौत की हकीकत को पहचाना। मारियाना, ये मौत एक इंतहाई शफाक हकीकत है। कहते हैं जिंदगी मौत की अमानत है, मगर मेरी माँ की जिंदगी इस मुर्तार शख्स ने छीन ली हमसे। मैं इस गिद्ध को कभी भूल नहीं सकता हूँ, ना माफ कर सकता हूँ, जिसने मम्मा जानी खान बाबा को अंधोनाक मौत के घाट उतार दिया। ये क्या कह रहे हैं भैया जानी? मम्मा का इंतकाल तो एक हादसे में हुआ था, फिर भैया किस इंसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हमाद को हैरत का शदीद झटका लगा था। वो बालकुनी से मजीद नजदीक हो गया। महमूद अंकल खान बाबा और मम्मा जानी को हॉस्पिटल ले गए थे, तो फिर खान बाबा? मारियाना ने खान बाबा के मुतल्लक दरियाफ्त किया। उसके सवाल ने हमाद को मजीद मुतजस्सिस कर डाला। मम्मा जानी तो मेरे वहां लौटने से कबल ही इस दारे फानी से रुखसत हो चुकी थी। हाँ, खान बाबा की सांसें चल रही थी, मगर उनकी हालत ठीक नहीं थी। खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उनका ब्लड ग्रुप मिल भी नहीं रहा था। बाबा जानी तक खबर अंकल की बदौलत पहुंच चुकी थी। बाबा जानी सुबह सवेरे तक मेरे पास पहुंच गए थे। खान बाबा जैसे उनकी आमद के मुंतजिर थे। बाबा से मिलने के बाद वो भी मम्मा जानी की तरह हम सब से मुंह मोड़ गए।
ارسل دھیمے لہجے میں ساری تفصیل سناتا چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان چند ساعتوں کے لیے خاموشی آ ٹھہری۔ حماد گو مگو کیفیت میں مبتلا وہاں کھڑا ارسل کی کہی گئی تمام باتوں پر غور کرنے لگا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے بابا سے کبھی یہ ساری باتیں شیئر کی؟ ماریانا نے ارسل کو خاموش پا کر دھیرے سے دریافت کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس حادثے کے بعد میں ذہنی طور پر بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ کئی دنوں تک تو میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ راتوں کو اٹھ کر چلاتا تھا، مما جانی کو پکارتا تھا۔ وہ شیطانی کہہ کے مجھے رات بھر ڈراتے تھے، میں سو نہیں پاتا تھا۔ وہ رات میری زندگی کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ ڈاکٹر مجھ سے اس حادثے کی بابت سوال پوچھتے تھے، مگر میں کچھ بھی بتا نہ پاتا۔ کافی عرصے تک میرا علاج چلا۔ بہت وقت لگا مجھے اس ٹراما سے نکلنے میں۔ نہ بابا مجھ سے کبھی اس رات کے بارے میں پوچھنے کی ہمت کر پائے، نہ میں کبھی اتنا بہادر بن سکا کہ بابا جانی سے کچھ کہہ پاتا۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے درد کو اکیلے سہتے آئے ہیں۔ ماریانا، ارسل کے لہجے میں اس کا درد صاف عیاں تھا۔ ماریانا کا دل مسوس کا رہ گیا۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہو بیٹھی۔ اور حماد، وہ نہیں جانتا کچھ؟ ماریانا نے کچھ توقف کے بعد سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ماریانا۔ مما جانی نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس رات کے حوالے سے کچھ خبر ہو۔ میں اور بابا جانی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی زندگی پر اس رات کا منحوس سایہ پڑے۔ ایک وہ ہی تو ہے ہم تینوں میں جو خوش باش ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ حماد کو ان سب باتوں کی کبھی خبر ہو۔ وہ سہ نہیں پائے گا یہ درد، اور اسے کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ارسل بے اختیاری کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ حماد کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی سی در آئی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اس کے دل میں بے تحاشا محبت چھپی تھی۔ اس کا ادراک نہ صرف ماریانا بلکہ حماد کو بھی آج بخوبی ہو چکا تھا۔ بڑے بھائی کی محبت پر جہاں اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے، وہیں ماں کے ساتھ پیش آنے والے اس پر اسرار حادثے کی حقیقت جاننے کے لیے اس کا دل بے چینی سے تڑپ اٹھا تھا۔ ارسل، تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تمہاری مما جانی کا قتل کسی دشمنی کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے؟ ماریانا کی آواز کچھ ثانیے بعد حماد کی ساتوں میں گونجی تھی۔ قتل؟ مما جانی کا قتل؟ حماد کو لگا کہ آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ دشمنی کا شاخسانہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماریانا؟ ارسل کی تحیر میں ڈوبی آواز حماد کو بھی سنائی دی۔ تم نے خود ہی تو بتایا ابھی کہ تمہاری مما نے تم سے کہا تھا کہ شبنم کی جان کو خطرہ ہے۔ خود سوچو، ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اور وہ قاتل شخص، اس نے خان بابا کو گاڑی سے باہر نکال کر کیوں مارنا دھارنا شروع کر ڈالا؟ وہ ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کبھی سوچا تم نے ارسل؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ ماریانا ایک ایک لفظ پر زور دیتی کہتی چلی گئی۔ ارسل گمسم سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ جو بھی تھا، ماریانا کی بات نے اسے چونکا ڈالا تھا۔ کچھ یہی حال بالکونی کے باہر کھڑے حماد کا تھا۔ وہ سر تا پیر ہل کر رہ گیا تھا۔ آج کا دن اسے مسلسل چونکائے جا رہا تھا۔ تمہیں کبھی بھی یہ سب کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ خود سوچو، کوئی بلا وجہ کیوں تمہاری گاڑی کا تعاقب کرے گا؟ کیوں تم لوگوں کو رو کر الجھے گا؟ خان بابا کو زد و کوب کرے گا؟ بھلے وہ نشے میں تھا، مگر پھر بھی تمہاری ماں کے ساتھ یہ رویہ، اتنی نفرت کہ بے آبرو کر ڈالا، جان ہی لے ڈالی۔ ماریانا تب سے اس حادثے پر غور کر رہی تھی جب اسے فیروز حسن نے تمام واقعات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ تب سے طے کیے بیٹھی تھی کہ ارسل کی زبان وہ اس کے حادثے کی مکمل جانکاری ضرور حاصل کرے گی، کیونکہ کوئی بات تھی جو اسے شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ اس تمام قصے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو بظاہر نگاہوں سے اجل ہے مگر اپنی خوفناک وجود رکھتا ہے۔ اور آج ارسل کی زبانی سب کچھ جاننے کے بعد اسے اپنے گمان پر یقین ہوا چلا تھا۔ اس نے ارسل سے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی تھی۔ بے آبرو؟ میری مما جانی کو بے آبرو کیا گیا؟ ان کا قتل؟ او میرے خدا، یہ کیسی سفاک حقیقت ہے جو میری سماعتوں نے آج سنی ہے۔ میری مما جانی کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا، ان کا قتل، ان کی عصمت دری، اور میں انجان رہا۔ حماد کا پورا وجود اندیکھے دھماکوں کی زد میں تھا، اور وہ یہ بے درد
راز جان کر جی جان سے لرز اٹھا تھا۔ ماریانا، تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مما جانی کا قتل کسی دشمنی کا نتیجہ ہے؟ ارسل عجب بے یقینی کے عالم میں ماریانا کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں ارسل، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے تم اور تمہارے بابا جان انجان ہیں۔ تمہارے خان بابا کی ذات سے کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور جڑا ہے۔ جو شخص کچھ نہ کچھ تو ان سے چاہتا تھا اور اس کا مقصد پورا نہ ہوا تو وہ درندگی پر اتر آیا، اور تم خود بتا رہے ہو کہ تمہاری مما جانی نے شبنم کی زندگی خطرے میں ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ ماریانا بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ لبوں سے ادا کر رہی تھی۔ اس کی نیلگوں نگاہیں تیزی سے ارسل کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ ارسل کا چہرہ جہاں سوچوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماریانا، مما جانی نے مجھے شبنم کا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا، وہ بھی جان کنی کے تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہوئے۔ کیوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ ارسل کو بھی آج وہ خفیہ کڑی بلا آخر نظر آ گئی تھی جو کئی عرصے سے ان سب کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا ارسل کہ مما جانی وہ راز جانتی تھی جس کا سرا خان بابا کی ذات سے جڑا تھا۔ ماریانا اس راز کے مزید پرت کھولنے لگی، اور اگر مما جانی اس راز سے آگاہ تھی تو یقیناً بابا جانی بھی اس راز سے ضرور واقف ہوں گے، کیونکہ مما جانی بابا سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ ارسل اس بار پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بالکنی کے باہر کھڑے حماد کے اندر ایک تلاطم بڑھپا تھا۔ آج کا دن اب تلک اس کے لیے بدترین دن ثابت ہو رہا تھا، اور اس دن آشکار ہونے والی ہر سچائی کی کڑی شبنم سے جا مل رہی تھی۔ وہ پہلے ہی شبنم کی باتوں سے خار کھایا بیٹھا تھا، اور اپنی ماں کے قتل کے اشارے بھی اس کی جانب اٹھتے دیکھ کر وہ شبنم سے ٹھیک ٹھاک بدظن ہو چلا تھا۔ پھر تو تمہیں اپنے بابا جانی سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے ارسل۔ انہیں بتانا چاہیے کہ اس رات ہوا کیا تھا، تم لوگوں پر کیا بیتی تھی۔ وہ شخص کوئی لوٹیرا نہ تھا جو مال لوٹنے کے چکر میں قتل کر گیا، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ کوئی نہ کوئی تو کنیکشن جڑا تھا اس کا تمہارے خان بابا کے ساتھ، ماریانا اپنی جون میں کہتی چلی گئی۔ بات ختم کر کے اس نے ارسل کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہاں خاموشی طاری تھی، ایسی خاموشی جس میں کوئی بھید چھپا ہو۔ ماریانا خاموش نگاہوں سے ارسل کو دیکھتی چلی گئی۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تاریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی ہتھیلی پر بہتا آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ گلزار وہ شدید بے قراری کے عالم میں کمرے میں کب سے ٹہلے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں میز پر پڑے موبائل کا مسلسل طواف کر رہی تھی۔ میں بھی نہ حد کرتی ہوں، کیا ضرورت تھی حماد پر اس قدر غصہ کرنے کی؟ شبنم کی تو عادت ہو گئی ہے مجھے چڑھانے کی، اور میں اس پاگل لڑکی کا غصہ ہمیشہ حماد پر نکال دیتی ہوں۔ فاریہ نے ایک بار پھر منتظر نگاہوں سے خاموش پڑے موبائل کی جانب دیکھا اور جھنجھلاتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ حماد یقیناً مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تب ہی میری کال ریسیو نہیں کر پا رہا۔ فاریہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ میں نے سنایا بھی تو بہت ہے اسے، کیا ضرورت تھی اسے اتنا کچھ کہنے کی؟ اس کی محبت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پھر بھی اس اسٹوپڈ شبنم کی باتوں میں آ کر اس سے الجھ پڑتی ہوں۔ کمر صحیح کہتی ہے، میں جذباتیت میں عموماً اپنا ہی نقصان کر جاتی ہوں۔ وہ اب پشیمانی میں مبتلا خود احتسابی کا شکار تھی۔ اب کیا کروں؟ کیسے مناؤں اسے؟ اتنی دور ہے وہ مجھ سے، یہاں ہوتا تو فوراً مل کر منا لیتی، اور وہ تو میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہا۔ اب کیا کروں؟ اتنا اہم ایشو سر پہ کھڑا ہے اور میں نے بھی بے وقوفی کی انتہا کر ڈالی۔ اف میرے خدا، کیا کروں اب؟ وہ خود کلامی کرتے کرتے ایک بار پھر موبائل اٹھا کر حماد کا نمبر ملانے لگی، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ حماد نے ہنوز اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اداسی کے عالم میں اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ ایک تو حماد سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور نہ جانے پاپا کیا کرنے والے ہیں۔ ان کے مزاج کی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میری وجہ سے انہوں نے قمر کے ساتھ بھی برا سلوک کیا۔ یا اللہ، آن کی آن میں سب کچھ بدل کر رہ گیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی پریشان سی بیٹھی تھی۔
مجھے قمر کے پاس جانا چاہیے، پاپا نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، ویسے بھی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ پرسوچ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو طے ہے کہ میں پاپا کے فیصلے کے آگے ہار نہیں مانوں گی، میں بھی انہی کی بیٹی ہوں۔ تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے۔ موسلا دھار بارش نے شہر کو جل تھل کر ڈالا تھا۔ شہر کے باسی جو رات گئے تک گھومنے پھرنے کے عادی تھے، اب گرجتے برستے ساون میں گھروں میں جا دبکے تھے۔ اس اندھیری رات میں وہ برساتی کوٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ ہیٹ پہنے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک بلند و با عمارت کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بجلی یکدم کڑکی تھی اور اس کی ہیبت ناک روشنی لمحے بھر کے لیے عمارت کو چاندی جیسا نور بخش گئی۔ اس کے قدم لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئے۔ سر اونچا کر کے اس نے عمارت کی جانب دیکھا۔ اندھیرے میں ڈوبی عمارت کی چوتھی منزل پر روشنی دمک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس منزل کو غور سے دیکھا۔ ایک ہیولا سا چوتھی منزل کی کھڑکی پر لہرایا۔ وہ چونک گیا۔ یاور بخت! محمود بیگ کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ اس کی نگاہیں ہنوز کھڑکی پر موجود سائے پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ سرایت سے ایک درخت کی آڑ میں جا چھپا۔ یہ یاور بخت اتنی رات گئے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ محمود بیگ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ ضرور کوئی اہم بات ہوگی، تب ہی وہ اس برسات میں یہاں موجود ہے، یا پھر گھر جانے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں باقی بچی ہوگی۔ گھر میں ہے ہی کون اب اس کے جو اس کی راہ تکے گا؟ محمود بیگ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی دیر تک وہ اس درخت کی آڑ میں چھپا اس کھڑکی کو چھپ چھپ کر دیکھتا رہا۔ چوتھی منزل پر دمکتی روشنی یکدم بجھ گئی۔ روشنی بجھ گئی، یقیناً یاور بخت اب گھر جانے والا ہے۔ محمود بیگ پر یقین تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس عمارت سے ایک گاڑی نکل کر تیز رفتاری کے عالم میں سڑک پر بارش کے باعث ٹھہرے ہوئے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ محمود بیگ چند ثانیے تک اس تیز رفتار گاڑی کو اپنی نظروں سے دور جاتا دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب تیز قدموں سے اس عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کون ہو بھائی؟ عمارت میں موجود تمام آفس بند ہو چکے ہیں، اس وقت تمہارا یہاں کیا کام؟ عمارت کی نگرانی پر مامور چوکیدار نے اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ محمود بیگ نے قریب آ کر اپنا ہیٹ اتار کر مسکراتے ہوئے اس چوکیدار کو دیکھا۔ اوہ صاحب جی، آپ؟ چوکیدار کی بانچیں فوراً کھل گئی۔ محمود بیگ نے ایک سرخ نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ چوکیدار نے نوٹ پکڑ کر سرایت سے عمارت کا مرکزی گیٹ کھول دیا۔ خیال رکھنا، میری موجودگی کے دوران کسی کو اس عمارت میں داخل نہیں ہونے دینا۔ چوکیدار کو ہدایت دے کر محمود بیگ مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہونے لگا۔ بے فکر رہیں صاحب، جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوا میں سیٹی بجا کر زور زور سے صدائیں بلند کروں گا۔ جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ آپ سمجھ جانا صاحب کہ کوئی عمارت میں داخل ہو گیا ہے، فوراً ہوشیار ہو جانا صاحب۔ چوکیدار نے 100 روپے کی عوض اپنی مکمل وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ محمود بیگ اس کی بات پر سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آفس کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ڈبے بہتا ہوا اس سوراخ کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ مجھے اس نالی کے کچرے کو بھی صاف کرنا ہوگا، تب ہی اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نالی کے جانب بڑھی۔ اس مختصر سے ثانیے میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کی نالی سے کچرا صاف کرتے ہی آنگن میں کھڑا پانی بہتے ہوئے نالی کے ذریعے باہر نکلنے لگا۔ وہ آنگن میں لگے نل سے ہاتھ دھونے لگی، تب ہی بادل بہت زور سے گرجا تھا۔ سجل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تخت پر پڑا ننھا وجود بادلوں کے اس شور و گل پر چیخ چیخ کے احتجاج کرنے لگا۔ ہائے میرا بچہ! سجل دل تھام کر تخت کی جانب بھاگی۔ روتے بلکتے لگتے جگر کو سینے سے لگا کر وہ بے تحاشا چومنے لگی۔ بچہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے باعث گہری نیند سے جاگا تھا اور ہچکیاں لیتا مسلسل رو رہا تھا۔
चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ के होते हुए भला कौन घबराता है। ना रो, ना रो मेरी जान। सज्जल उसे गोद में झुलाते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगी। तब ही बिजली और बादल के तालमेल ने खूब रंग जमाया। बादल गरजा तो बिजली भी खूब कड़की और अगले ही पल बिजली बेवफाई कर गई। घर के साथ साथ पूरा मोहल्ला भी अंधेरे में डूब गया था। माँ की आगोश में सिमटा नन्हा वजूद इस तारीकी को सामने पाकर मजीद चीख चीख कर रोने लगा। सज्जल बुरी तरह बौखला गई। मोमबत्ती जलाने की गर्ज से वो बच्चे को गोद में लिए अंधेरी में कदम फूंक फूंक कर रखती किचन की जानिब बढ़ी। अभी किचन में कदम रखा ही था कि सहन में किसी के कूदने की आवाज गूंजी। या इलाही खैर। सज्जल दिल थाम कर किचन की खिड़की से सहन में झांकने लगी। गुप अंधेरे में उसी वक्त बिजली चमकी थी। सहन का मंजर लम्हे भर के लिए वाज़िया हुआ। वो 3 लोग थे जो सहन की दीवार को कूदकर दब्बे पांव घर के अंदर की जानिब बढ़ते चले आ रहे थे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये कैसी आफत हमारी जानिब भर रही है। वो दरवाजे की ओर से धड़कते दिल के साथ अपनी जानिब से भरते सायों को देखने लगी। तब ही उनमें से एक को ठोकर लगी और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। ओ यार, एहतियात से, हमारी आमद की कोई खबर ना हो जाए इस माँ जबीना को। उनमें से एक ने ठोकर खाने वाले को सरगोशी में डपटा। बड़ा बुज़दिल है यार तू, अगर खबर हो भी गई तो क्या बगाड़ लेगी वो पड़ी हमारा। इस अंधेरी बरसती रात में उसे भला हम तीनों से बचा कौन सकता है? ठोकर खाने वाले ने खुबासत से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज सज्जल को इस खामोश तारीकी में किसी सरसराते हुए सांप की फनकार की मानिद महसूस हुई। खौफ उसके तन बदन में सरायत कर गया। बच्चा तो कोई भी नहीं सकता, मगर ये बता यार, खबर पक्की है ना? ये हसीनो जमील औरत इस आदमी के साथ बगैर निकाह के ही रह रही है ना? इनमें से एक ने घबराते हुए तस्दीक चाही। ये कैसे जानते हैं? ये बात तो हमने इंतहाई राज में रखी थी। फिर कैसे? सज्जल के बदन में सनसनी दौड़ गई। हाँ भाई, पक्की खबर है, मैंने खुद सुना है अपने इन गुनाहगार कानों से। ठोकर खाने वाले ने बड़े वसूख से कहा। भाई, तूने किसी से सुन लिया? जरा हमें भी बता। वो तीनों बड़ी एहतियात से एक कमरे की जानिब भाग रहे थे। सज्जल कांपते दिल के साथ उन्हें सामने वाले कमरे में जाता देखने लगी। ओ यार, पड़ोस में रहता हूँ। एक रात ये हसीन चुड़ैल जोर जोर से चलाती हुई उस आदमी से लड़ते हुए ये सारी बातें कर रही थी। किसी और की बीवी है, अपने आशना के साथ भागकर यहाँ छुपी हुई है। इस लड़के ने उसकी सारी कथा बयान कर डाली। सज्जल को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि उसका किरदार इस दुनिया की नजर में एक तमाशा बन चुका है। अच्छा, भागी हुई औरत है, फिर तो अपना काम और भी आसान हो गया है। आज की रात गुजर जाए, फिर इन बदकिरदारों को सही तरह से बेइज्जत करके अपने मोहल्ले से निकाल कर बाहर करेंगे। भाई, ये हम शरीफों का मोहल्ला है, इन बाजारी लोगों का क्या काम? वो तीनों शैतान थे और सज्जल शैतान के चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इस बात का अदराक उसे इन तीनों की बातें सुनकर बाखूबी हो चुका था। तुम लोग नए नए शैतान बने हो। सज्जल की उम्र गुजर गई इन मुकरवा चालों से निमटते निमटते। ये हसीन चुड़ैल इन मासूम लड़कियों की तरह नहीं जो तुम जैसे उबाशों की बदमाशी का शिकार हो चुकी हैं। सज्जल किस भला का नाम है ये तुम्हें आज की रात अच्छी तरह पता चल जाएगा। उसने अपने अंदर की खौफजदा औरत को थपकी मार कर सुलाया और अपनी अजली खुद एतमादी के साथ इन बदमाशों से निमटने का अहद करती दबे पांव उस कमरे की जानिब बढ़ी जहां वो तीनों दाखिल हुए थे। दराज खोलकर महमूद बेग टार्च की रोशनी में यक्के बाद दीगरे फाइल तलाश कर रहा था। उसने हर तरह की एहतियात बरती हुई थी। कमरे में रोशनी उसने उसके लिए गुल रखी थी कि ऑफिस में किसी की मौजूदगी का किसी को भी शाइबा ना हो। टार्च की मध्यम सी रोशनी में उसे अपनी मतलूबा फाइल तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही थी, मगर वो बड़े मोहतात अंदाज में अपने काम में जुटा हुआ था। कहाँ छुपा रखी है वो फाइल? यावर बख्त ने उसने झंझलाते हुए तमाम फाइल दराज से निकाल कर पटक डाली। तब ही उसकी नजर एक सुनहरे जिल्द की फाइल पर जा ठहरी। यही है वो फाइल, हाँ यही है वो फाइल। महमूद बेग ने उस फाइल को अपने हाथों से झाड़ते हुए साफ करके देखा।
शुक्र है मिल गई ये फाइल। यावर बख्त, तुम जान ही ना सके, सिर्फ सज्जल ही नहीं, तुम्हारी कंपनी के कुछ मुलाजिम भी मेरे खास वफादार हैं। वो फातहाना हंसते हुए खुद से हम कलाम हुआ। फाइल खोल कर पढ़ते हुए उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम्हें काबू करने के लिए तीर तो मैंने हासिल कर ली है यावर बख्त, बस अब सिर्फ कमान चाहिए। इस बार मुझे तुमसे बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज़ादी चाहिए, मेरी और सज्जल की जिंदगी की आज़ादी। वो फाइल को लबों से लगाते हुए दिल ही दिल में यावर बख्त से हम कलाम हुआ। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, ऐसी चमक जो मुकाबिल को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर डाले। बाकी फाइलें उसने दराज में दोबारा डाल दी। कमरे में एक तायराना निगाह डालकर सरायत से बाहर निकल गया। तेजी से सीढ़ियां उतरकर उसने एक नजर कलाई में बंधी घड़ी पर डाली और मेन गेट से बाहर निकलने लगा। सब ठीक है ना साहिब? उसे बाहर निकलता देखकर चौकीदार फिक्रमंदी से पूछने लगा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ख्याल रखना कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आया था। महमूद बेग ने चौकीदार का कंधा थपथपाते हुए हदायत दी। बेफिक्र रहें साहिब, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं हूं ना यहाँ, हर मामले पर नजर रखने के लिए, आपका मुखबर। चौकीदार ने दांत नकुचते हुए चापलूसी से कहा। महमूद बेग ने मैनी खेज मुस्कुराहट लबों पर सजा कर उसे देखा और जेब से मजीद एक सुर्ख नोट निकाल कर उसके हवाले कर दिया। चौकीदार की बाँचें खुशी से खिल उठी। अब फिर कब आओगे साहिब? महमूद बेग को नजरों से दूर होता देखकर उसने सदा लगाते हुए इस्तफसार किया, मगर महमूद बेग बिना जवाब दिए बरसाती चोगे की होडी सर पर डाले लंबे लंबे डग भरता नजरों से दूर होता चला गया। अबे यार, कहाँ है वो? इतनी हसीन, इतनी गोरी है कि अंधेरे में भी चांद की तरह चमके, फिर नजर क्यों नहीं आ रही? उनमें से एक ने झंझलाते हुए कहा। ओए यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। दूसरे बंदे ने बेसर खजाते हुए हैरत का इजहार किया। अरे बेवकूफो, अगर वो यहाँ नहीं है तो किसी और कमरे में होगी इस तूफानी रात में, और जा भी कहाँ सकती है। तीसरे वाले ने अपने दोनों साथियों की अकल पर मातम किया। इससे पहले कि वो तीनों कमरे से बाहर निकलते, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? वो तीनों बुरी तरह बौखला गए। बाहर से चुटखनी लगाने की आवाज आई है। इनमें से एक ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहा। अबे यार, ये औरत है या आफत की परकाला है? हम लोग इसका शिकार करने आए थे और खुद शिकार हो गए। दूसरे साथी ने गुस्से से दरवाजे पर लात मारते हुए कहा। ये सब तेरी गलती है, जानता भी था कि कोई मासूम लड़की नहीं है, ये फिर भी हमें उसके पास ले आया। वो तीनों अब एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे थे। सज्जल इन तीनों को कमरे में बंद करके बरामदे में पड़े तख्त पर बैठी अपने बच्चे को देख रही थी, जो उस तमाम अफरा तफरी पर बेचैन हो रहा था। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो मेरे शहजादे? तुम्हारे वजूद ने तो मेरे अंदर की खुदगर्ज औरत को मारकर एक बहादुर माँ को जगा डाला है। ये तुम ही तो हो जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं इन शैतानों को इस कमरे में बंद कर डालूं। तुम जब से इस दुनिया में आए हो मेरे लखते जिगर, मैं एक हसीन औरत ना रही, मैं एक मुकम्मल औरत बन गई हूँ, जिसके अंदर अगर अब कोई जज्बा, कोई एहसास जिंदा है तो वो सिर्फ माँ का है। सज्जल अपने बच्चे से बातें करने में मगन थी। तब ही कमरे के दरवाजा जोर जोर आवाजों से गूंज उठा। ओह, ये कमीने लड़के दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? वो परेशान सी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दरवाजा पिटने की खौफनाक आवाज सुनकर तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। नहीं नहीं, मोहल्ला इकट्ठा हुआ तो मेरी जात पर, किरदार पर उंगलियां उठेंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, और महमूद बेग आएगा तो क्या सोचेगा मेरे हवाले से? इतनी मुश्किल से तो हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता पिंपा है, और अब ये गंभीर सूरत हाल। उफ, क्या करूं मैं? वो बदहवास सी बरामदे में टहलने लगी। नजरें उसके कमरे के धड़धड़ाते हुए दरवाजे पर टिकी थी।
اور اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو اسے ایک نئی فکر ستانے لگی۔ مجھے اپنی فکر نہیں مگر میرا بچہ، اسے کوئی نقصان پہنچایا یا ان بختوں نے تو اس کے اندر کی ممتا ایک بار پھر انگڑائی لیتے ہوئے جاگ اٹھی۔ نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، بھلے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بچے کو گود میں اٹھا کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسی دوران داخلی دروازے پر زوردار دستک گونجی۔ کیسی دستک؟ کہیں شور شرابہ سن کر پڑوسی تو نہیں آ گئے؟ سجل کا دل دھک سے رہ گیا۔ دستک ایک بار پھر دروازے پر گونجی تھی۔ وہ بچے کو وہیں تخت پر لٹا کر دروازہ کھولنے کے لیے صحن کی جانب بڑھی۔ یا اللہ، آج لاج رکھ لے میری تو، میں گناہ گار ہوں بہت، مگر آج جو بھی صورتحال ہے میں اس میں قصوروار نہیں۔ زندگی میں پہلی بار سجل نے رب سے اپنی آبرو سلامت رہنے کی دعا مانگی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تھا اور اسے آج یقین ہوا چلا تھا کہ دنیا ساتھ چھوڑ جائے مگر اللہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، خواہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ محمود بیگ وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھی۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی، ذہن لامحدود سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ زندگی کیا تھی؟ حقیقت کیا تھی؟ محبت کیا تھی؟ یہ 3 سوال ہی اس کی زندگی کا محور بن چکے تھے۔ ان 3 سوالوں کے جواب ہی اب اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ وہ کون تھی؟ کیا تھی؟ دلاور کی نظر میں اس کی وقت کیا تھی؟ وہ تو سمجھی بیٹھی تھی کہ دلاور کے دل کی اب وہی مالکن ہے، مگر یہ کیسا شخص ہے جو کسی کا بھی نہیں؟ کچھ غرور سا بھرا تھا میرے انگ انگ میں، گلابی رنگ سجا تھا رنگ رنگ میں، موسم خزاں بھی تھا بہار سا کہ گلوں سا نکھار لبوں پر تھا، میری صدائیں بھی تھی کوک سی، تیرا دل ہے ایک سلطنت سا، اسی سلطنت کی میں ملکہ تھی، پر میرے دل نے آج جانا سچ، ملکہ تو منسوب تھی راجا سے، پر راجا اس کا اسیر نہ تھا۔ ہاں، کچھ دن قبل تک میرا دل بڑا مغرور سا تھا۔ کون ہو تم دلاور؟ کسی رشتے کے بھی سگے نہیں، نہ ماں کے، نہ بیٹی کے، نہ بیوی کے، آخر کون ہو تم دلاور؟ کیسا من ہے تمہارا؟ ایک پر اسرار راز سا کہ دل ہمکتا ہے تمہیں، تمہاری کہانی جاننے کو، مگر میں جان گئی ہوں اس راز میں بھی کئی فریب، کئی دھوکے چھپے ہیں۔ دلاور، تمہیں کوئی جانتا بھی ہے یا نہیں شاید نہیں، تم سب کے سر سے گزر جاتے ہو یا پھر دل سے اتر جاتے ہو، مگر دل میں تم کسی کے نہیں سماتے۔ قمر جہاں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کا ذہن بے حد الجھا ہوا تھا۔ دلاور بخت کی ذات نے اسے آج شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ پہلی بار اسے بڑی بیگم کی ذو معنی باتیں کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ کون ہو تم دلاور؟ آخر کون ہو تم؟ میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ قمر جہاں زیر لب بڑبڑائی، تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون ہے؟ اس کے سوال کرنے پر فاریہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کہیں اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا ہے یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، بدن چرا کے وہ چلتا ہے مجھ سے شیشہ بدن، اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ پھوڑ دوں گا اسے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، مزہ چکھا کے ہی ماننا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے۔
साहिले किनारे उसकी जीप खड़ी थी और वो किसी उजड़े हुए इंसान के मानिंद बोनट पर पांव पसारे बैठा था। उसकी गहरी स्याह आंखें समंदर की गोद में करवटें बदलती मौजों की रवानी पर मरकूज थी। वो यकटक उन्हें घूरता चला जा रहा था। यूं लगता है जैसे सागर उसे कोई कहानी सुना रहा हो। तुम्हारा रिश्ता कर दिया है हमने, बीजी ने उसके सामने मिठाई रखते हुए खुशखबरी सुनाई। रिश्ता कर दिया? मगर किससे? वो दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बीजी की बात पर ठिठकते हुए पूछने लगा, ये देखो तस्वीर, बड़ी अच्छी लड़की है। बीजी ने मुस्कुराकर उसके सामने एक तस्वीर रख दी। उसने एक अचटती निगाह तस्वीर पर डाली। मगर मुझे पसंद नहीं आई बीजी, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। अरे पसंद क्यों नहीं आई? इतनी शरीफ सीधी सादी सुलझी हुई लड़की है। बेजान हैरान हुई। मगर खूबसूरत नहीं है, उसने बेझिझक एतराज उठाया। बेटा खूबसूरती के साथ जिंदगी नहीं गुजरती, अच्छी सीरत के साथ गुजरती है। बाबा ने भी मुदाखलत की। मेरे लिए खूबसूरती ही किसी के साथ जिंदगी गुजारने का असल मयार है, उसने बेलाग अंदाज में बाप को भी जवाब दिया। और वफादारी, इसका क्या? क्या वफादार औरत तुम्हारे लिए अहम नहीं बरखुरदार? बीजी ने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। अहम क्यों नहीं है बीजी? वफादारी ही तो औरत का असल हुस्न है। मगर सिर्फ इतना बताएं कि किस औरत की इतनी जुर्रत होगी कि दिलावर बख्त से बेवफाई करे। वो हंसते हुए ये बात कहकर चला गया। बीजी हक दक सी उसे देखती रह गई। तुम दिलावर की बातों पर ध्यान ना दो सबीहा, इस लड़की से रिश्ता पक्का करो। हमारे बेटे को जमाने की समझ नहीं, मगर हमें तो है। उसने निकलते निकलते भी बाबा की ये बात सुन ली थी। और फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की उसके कमरे में उसके सामने रुख पर घूंघट डाले बैठी थी। तुम मेरी पसंद नहीं हो, उसने घूंघट पलटते ही ये सफाक जुमला उसके मुंह पर मारा था। वो बेचारी आंखें फाड़े उसे देखती चली गई। वो बोनट से उतरकर साहिल की जानिब सुस्त रुई से भरने लगा। चल यार, आज तुझे नई दुनिया की सैर कराऊं, उसके दोस्त ने दाएं आंख दबाते हुए मैनी खेस लहजे में कहा। कौन सी दुनिया? उसने सिगरेट का कुछ लगाते हुए स्पोर्ट्स बाइक संभाली। परियों की दुनिया। उसके दोस्त के लबों पर पुरइसरार सी मुस्कुराहट चिपकी थी और फिर उसकी स्पोर्ट्स बाइक एक नए रास्ते पर गामजन हो गई। तंग गलियों पर मुहैयत वो एक बाजार था जहां हर जिन्स मौजूद थी, मर्द औरत, और वो भी जिनकी हाय अर्शे मुअल्ला पर पहुंचती थी। मर्द गाहक थे, औरतें सौदागर थी और जिस्म प्रोडक्ट थे जो नीलाम होते थे। ये कैसी जगह ले आया है यार मुझे, वो नागवारी से बोला। मेरे दोस्त, भले जगह तेरे मेयार की नहीं, मगर यहाँ का प्रोडक्ट तेरे दिल में उतर जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं, दोस्त ने खबासत से हंसते हुए कहा और वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल दिया। वसी हाल था। सफेद मेहराबी दरवाजे पर दीदा जेब चिलमन पड़ी हुई थी। वो चिलमन उठाकर हाल के अंदर दाखिल हो गया। वहां उस जैसे कई मौजूद थे। वो उन सब पर एक तायराना नजर डालकर जरा हट कर बैठ गया। कुछ देर बाद वो वहां मौजूद थी, कमल के फूल की मानिद दिलकशो हसीन। उसके हाथ संगे मरमर से सफेद थे, सुर्ख हनाई रंग। जैसे ही उन हाथों के लिए था, वो फानूस के ऐन वस्त में खड़ी थी। फानूस के बदन से फूटती रोशनी ने इस शीशाए बदन को अपने हसार में ले रखा था। वो दम बखुद सा उसके सांचे में ढले सुनहरे वजूद को तकता चला गया और फिर इस हुस्न की देवी ने चेहरे से नकाब हटाया। वो पहला लम्हा था जिंदगी का जब दिलावर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जमीन की बाहों में मचलते समंदर ने उसे सहरजदा कर डाला था। कुछ यादों का भी कसूर था कि वो अपने आप से बेगाना होता चला गया। वहीं साहिल किनारे वो चित लेट गया। नम रेत उसके बदन को अंदर से झुलसाती आग को रफ्ता रफ्ता सर्द करने लगी। उस वक्त हाले फानी था। दुनिया में अगर कोई हकीकत थे तो ये नीला समंदर, गीली मट्टी, और वो थी गुफ्तुम के हूरी या परी, गुफ्ता के मनशा जहां, गुफ्तुम के खसरू नातवा, गुफ्ता के परस्तारे मनसद। वो आंखें मूंदे किसी दीवाने की तरह इस गीत को गुनगुनाए
चले जा रहा था। अटकेलियां करती लहरें साहिल को छूकर वापस लौट जा रही थी। वो साहिल और लहरों की आंख मचोली में भीगता चला जा रहा था। वहां मौजूद इक्का दिक्का लोगों ने बड़ी हैरत से आला किस्म के सूट बूट में मलबूस उस शख्स को मट्टी मट्टी होता देखकर चामगोइयां शुरू कर डाली। ना जाने कौन है, होशो हवास से बेबहरा मालूम होता है, लगता है इस भरी दुनिया में अकेला है, तब ही यूं लावारिसों की तरह पड़ा हुआ है। हाय कैसा घबरू जवान मर्द है, हालत देखो जरा इसकी, इश्क का मरीज लगता है। अरे दूर रहो इससे, कोई ढोंगी नौटंकी बाज लगता है। भाई क्या खबर लुटेरा हो, यहाँ घात लगाए बैठा हो, छोड़ो दफा करो। मगर वो उन सब की बातों से बेनियाज अपनी यादों की दुनिया में खो चुका था। मुस्तिर सा मुझे क्यों देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। क्या मैं कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं कमर? फारिया कमरे के अंदर दाखिल होकर होले से बोली। कमर जहां ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। फारिया छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ बैठी। क्या सोच रही हैं? फारिया कमर को मुसलसल खामोश पाकर इस्तफसार करने लगी। तुम बताओ क्या सोच सकती हूँ मैं? इन हालात में क्या सोचा जा सकता है? कमर जहां इस्तेज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। मैं जानती हूँ आप पापा के रवैये से बहुत हर्ट हुई हैं। फारिया पशेमानी में घिर गई। हर्ट बहुत छोटा लफ्ज है फारिया, तुम्हारे बाप ने आज हम सब के साथ जो कुछ भी किया वो अजियत में मुब्तला कर देने के लिए काफी है। कमर की बात पर फारिया चुप सी हो गई, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोली। आई एम सॉरी कमर, मेरी वजह से पापा ने आप पर हाथ भी उठा डाला। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी पसंद की बात पर वो इस तरह रिएक्ट करेंगे। अगर अंदाजा होता तो मैं आपको कभी भी इस मसले में इन्वॉल्व नहीं करती। वो शर्मिंदा सी कमर जहां का हाथ पकड़े कह रही थी। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है फारिया, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? कौन हूँ मैं? क्या ताल्लुक है मेरा इस घर से, तुम सब लोगों से? बताओ फारिया, जब मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर किस फर्ज के तहत तुम्हारा और बी जान का ख्याल रखने की पाबंद हूँ? कमर दिलावर के रवैये के मुतालिक सोच सोच कर अब चटक पड़ी थी। फारिया उसके गुस्से पर खामोश रही। कमर जहां भले गुस्से में थी मगर शिकवा तो उसका बजा था। आज शिद्दत से एहसास हुआ मुझे कि दिलावर ने मुझे कभी अपनी जिंदगी का साथी समझा ही नहीं। मैं उसके लिए महज एक दिल खुश करने वाला खिलौना हूँ, उससे ज्यादा कोई वक़्त नहीं मेरी। कमर जहां के लहजे में नमी घुल गई। वो अपनी बेकदरी पर बेहद दिल गिरफ्तार थी। ऐसा नहीं कहें प्लीज, पापा ने सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी बहुत कुछ कहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पल अपने होशो हवास में न थे। बज़ाहिर कुछ भी नहीं मगर दर हकीकत कुछ था ऐसा जो उन्हें सख्त मुश्तअल कर गया था। फारिया बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। और वो क्या था ऐसा फारिया, वो क्या था ऐसा कि उनके अच्छे भले मजाज को यूं सीख पा कर गया? कमर जहां ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। शायद ये कि मैंने उनकी ख्वाहिश उनकी बात मानने से इनकार कर डाला, फारिया ने अंदाजा लगाते हुए कहा। शायद, मगर मुझे लगता है कि कोई और वजह भी है जो इस गुस्से का बाइस बनी। कमर किसी गहरे ख्याल के ज़ेरे असर जवाब दिया। और वो वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? फारिया पूछे बिना ना रह सकी। शायद मोहब्बत। मैंने गौर किया था कि मोहब्बत का नाम सुनकर दिलावर मुश्तअल हो गए थे। कमर जहां ने पुरयकीन लहजे में कहा। मोहब्बत? यानी पापा को मोहब्बत से नफरत है? फारिया दंग सी रह गई। तुम दिलावर की बेटी हो फारिया, तुम्हें कुछ भी इल्म या अंदाजा नहीं कि तुम्हारे बाप के साथ उनके माजी में गुजरी क्या? कुछ तो पता होना चाहिए फारिया। अगर आज वो इस कदर जनूनी हो गए थे तो यकीनन ये जनून उन पर पहले भी या कभी ना कभी तो सवार हुआ होगा। याद करो फारिया, ये कुछ तो याद करो। ऐसा कुछ यकीनन हुआ होगा मगर तुम्हें याद नहीं। अपने जहन पर जोर दो मारियाना। तुम्हारे बचपन लड़कपन कभी तो कोई बात हुई होगी। कमर के बेइंतहा जोर देने पर फारिया अपने जहन पर जोर डाले अपने बचपन की यादों को गुनगुनाने लगी। याद आया कमर, एक बात हुई थी।
دادی نے گھر پر میری روزہ کشائی کی تقریب رکھی تھی اور پاپا نے اس بات پر بہت جھگڑا کیا تھا ان سے۔ اس دن بھی وہ بالکل اسی طرز کا جنونی رویہ اختیار کر گئے تھے۔ میں تقریباً 9-10 سال کی تھی اس وقت، مگر پاپا کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بالآخر فاریہ کو وہ واقعہ یاد آ ہی گیا۔ کس بات پر مشتعل تھے وہ؟ تمہاری روزہ کشائی پر اعتراض تھا انہیں؟ قمر جہاں کو حیرت ہوئی۔ نہیں، روزہ کشائی پر نہیں، اس دن تقریب منعقد کرنے پر اعتراض تھا انہیں۔ پاپا کے لیے وہ دن بہت اہم تو تھا، مگر وہ اس دن کو بہت سوگواری سے مناتے تھے۔ فاریہ کو وہ دن اچھی طرح یاد آ چکا تھا۔ کون سا دن تھا وہ فاریہ؟ میرا مطلب ہے تاریخ کیا تھی؟ کیا تم ذہن پر زور ڈال کر تاریخ بتا سکتی ہو؟ قمر جہاں نے فوراً دریافت کیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ تاریخ۔ دسمبر کی پہلی تاریخ کو ہمارے یہاں کی فضا نہایت سوگوار ہوتی ہے۔ پاپا اس دن عجیب ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ فاریہ نے اپنی یادداشت کو کھنگالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتے؟ قمر جہاں حیرت زدہ رہ گئی۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں، فاریہ نے نفی میں جواب دیا۔ بی جی کچھ کہتی نہیں؟ قمر جہاں کو بی جی کا خیال آیا۔ نہیں، وہ اس دن خاموش رہتی ہیں۔ بہت عجیب سا ماحول ہوتا ہے اس دن ہمارے گھر کا۔ مجھے تو وحشت ہونے لگتی تھی۔ جب رفتہ رفتہ میں بڑی ہونے لگی تو ان باتوں پر سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی دنیا بنا لی، اسی میں مگن رہنے لگی۔ فاریہ یاد آنے پر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ فاریہ، اس دن دلاور کیا کیا کرتے تھے؟ قمر جہاں کی سوئی اسی ایک بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس بند کمرے میں سارا دن ساری رات بتاتے۔ فاریہ یاد آنے پر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ فاریہ، اس دن دلاور کیا کیا کرتے تھے؟ قمر جہاں کی سوئی اسی ایک رات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس بند کمرے میں سارا دن ساری رات بتاتے تھے۔ فاریہ نے مختصر جواب دیا۔ فاریہ، تم نے کبھی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ 1 دسمبر کو آخر ہوا کیا تھا؟ قمر جہاں نے جھنجھلاتے ہوئے استفسار کیا تھا، مگر نہ جواب ملا نہ ہی کوئی وجہ پتہ چلی۔ فاریہ نے مایوسی سے جواب دیا۔ پھر تو جاننا ہوگا کہ 1 دسمبر کو آخر ہوا کیا تھا۔ فاریہ، یقین مانو اس گھر اور دلاور کے تمام راز اسی ایک دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ قمر جہاں جلد ہی نتیجے پر آ پہنچی تھی۔ 1 دسمبر قریب ہے قمر، صرف چند دن باقی بچے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایک موقع ہے جاننے کے لیے، فاریہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنا معاملہ درست کرنا پڑے گا۔ یہ جان لو کہ تم اپنے باپ سے لڑ کر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ قمر جہاں نے ایک بار پھر فاریہ کو سمجھایا۔ میں آپ کی بات سمجھ چکی ہوں، مگر پاپا ہیں کہاں؟ رات ہونے کو ہے مگر ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ فاریہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تم موبائل کا رابطہ کر کے دیکھو، معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ قمر جہاں کو بھی تشویش ہوئی۔ فاریہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دلاور کو کال ملانے لگی۔ 1 دسمبر، میری زندگی کا بدصورت ترین دن۔ میں ہر جرم معاف کر سکتا تھا، مگر بے وفائی نہیں۔ تمہاری بے وفائی کی سزا میں اس دنیا کو دیتا ہوں۔ میں ہر اس عورت کو مار ڈالتا ہوں جس میں مجھے تمہارا عکس جھلکتا ہے، اور ہر اس عورت سے محبت کرتا ہوں جو مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے گیلی ریت پر لیٹا بلند آواز میں بربرا رہا تھا۔ سمندر کی موجوں میں طغیانی دھر آئی تھی۔ وہ ساحل پر سر پیٹتے ہوئے پہنچتی تھی اور اس کے پتھر جیسے سخت وجود سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی تھی۔ اس رات میں نے اسے بھی مار ڈالا تھا۔ وہ بھی تم جیسی حسین تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ پر تھوک ڈالا۔ اسے بھی مار ڈالا، اور اس بدبخت کو بھی۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک تیز لہر مچلتے ہوئے اس تک پہنچی اور سر تا پیر اسے بھگو گئی۔ اس رات میں نے اسے بھی مار ڈالا تھا۔ وہ بھی تم جیسی حسین تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ پر تھوک ڈالا۔ اسے بھی مار ڈالا، اس بدبخت خان کو بھی۔ اس رات میں نے اسے بھی مار ڈالا تھا۔ وہ بھی تم جیسی حسین تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ پر تھوک ڈالا۔ اسے بھی مار ڈالا، اور اس بدبخت خان کو بھی۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک تیز لہر مچلتے ہوئے اس تک پہنچی اور سر تا پیر اسے بھگو گئی۔ میں نے اسے بھی مار دیا، اور اس بے غیرت خان کو بھی۔
وہ یہ ایک بات دہراتا ہوا دیوانہ وار ہنستا چلا جا رہا تھا۔